हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम जो आपके पेपर में 27 तारीख को छपने वाला है। तो आपको ये डायग्राम जो बनाया गया है इन पर फोकस करना है। फोकस करने के साथ साथ इनको सीखना है और इनके बारे में जो थियरी वाला पोर्शन है वो भी आप समझ जाएंगे। तो आपको ये जो फिगर है मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक डायग्राम जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पहला यानी डायग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं। देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में छपने वाला डायग्राम है टीएस ऑफ मैच्योर एंथर के बारे में। ध्यान से देखना, यानी जो टीएस ऑफ मैच्योर एंथर है जिसको हम कह रहे हैं परिपक्व पराग कोष का अनुप्रस्थ काट। ध्यान देना, परिपक्व पराग कोष का जो अनुप्रस्थ काट है इसका टीएस ऑफ मैच्योर एंथर जो होगा, जो फिगर है इसको आप बना लेना। ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक फिगर है। ये फिगर जो है छपने का चांस है, ये फिगर पेपर में पूछने का चांसेस ज्यादा है। तो ये फिगर आपको क्या करना है, बना लेना है। तो थोड़ा सा इस फिगर में आपको समझा देता हूँ क्या है फिगर में। तो पहली बात, जो फिगर है ये एंथर को जब काट रहे होते हैं उसका हम ट्रांसफर सेक्शन, जैसे एंथर को इस तरीके से जब काट रहे हैं परिपक्व होने के बाद तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है। इसमें पार्ट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है उसको देखें तो सबसे पहला यानी कि पहला जो पार्ट होता है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, बाहर की तरफ होता है एपिडर्मिस। उसके बाद होता है एंडोडर्मिस, यानी कि बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके बाद क्या होता है एंडोडर्मिस। देन इसके बाद यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस तरीके से पोलन ग्रेन्स बहुत सारे यहाँ पर इस तरीके से बिखरे पड़े होते हैं। इसके अलावा ये जो सैक है, जो सैक चंबर है, उस सैक को बोलते हैं पोलिन सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पोलिन सैक, यानी कि पराग कोष के नाम से जाना करते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है इस तरीके से काफी सारा वेस्कुलर बंडल्स होता है। वेस्कुलर बंडल्स के बाद यहाँ पे जो स्थान है इसको बोलते हैं स्ट्रोमियम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला फिगर। टीएस ऑफ मैच्योर एंथर का फिगर पेपर में छप सकता है। आगे हम बात करने वाले हैं इसी पार्ट से, इसी चैप्टर से संबंधित प्रश्न, यानी कि सामान्य बीजांड का लंबवत काट पूछा जाता है। सामान्य बीजांड की जो लंबवत काट है टीएलएस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ध्यान देना, टीएलएस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या बीजांड की संरचना पूछ ले तब भी आप चीजें प्रश्न का उत्तर जो है यही देंगे, फिगर जो है यही बनाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट में से एक फिगर है, सरल फिगर है, देखने में आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ, लेकिन एक दो बार बनाएंगे तो सब फिगर आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, बना करके ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ इंड जो होता है चलाजल इंड देखा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं एंटीपोडल सेल होती है, हाय ना। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारा एंटीपोडल सेल बाद बीच में होता है ध्रुवी केंद्रक जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसके बाद होती है अंडकोशिका जिसको एग सेल कहा जाता है। इसके बाद जो होता है इसको हम सिनर्जिड सेल के नाम से जानते हैं, यानी कि सहायक कोशिका कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस तरीके से हमेशा ऊपर वाला पार्ट चलाजल एंड होता है, ध्यान देना, और नीचे वाला पार्ट जो होता है इसको हम माइक्रोपाइलर एंड के नाम से जाना करते हैं। किस नाम से जाना करते हैं? इसको हम माइक्रोपाइलर एंड के नाम से जाना करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से जो देख पा रहे हैं ये इंटुगमेंट्स होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दीज आर द इंटुगमेंट्स। एंड इंटुगमेंट्स के बाद यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इस तरीके से फ्यूनिकल दिखाई दे रहा है। इसका चित्र एक दो बार बना लो, चित्र दो बार बना के प्रैक्टिस कर लो। एक समान बीजांड की लंबवत काट है। अगर आपके पेपर में प्रश्न पूछे, अगर आपके पेपर में प्रश्न पूछे कि बीजांड की सामान्य संरचना बनाइए, बीजांड का चित्र बनाने के लिए एक समान बीजांड का चित्र बनाइए, एक समान बीजांड का चित्र, तब भी आप एक फिगर जरूर बना देना। अगर एलएएस पूछे तो एलएएस में भी बना देना सिंपल सा। सामान्य पूछे तो सामान्य में आप यही बना सकते हैं सिंपल सा, केवल यही जिसमें एंटीपोडल सेल आपको दिखाना है, ध्रुवी केंद्रक दिखाना है, इसके बाद अंड कोशिका, इसके बाद आपकी सहायक कोशिकाएं जो कि बगल बगल पाई जा रही है इसके अंड कोशिका की। आई होप आपको इतना बात क्लियर समझ में आया होगा कि समान बीजांड का चित्र कैसे बनाना है, क्या करना है। आगे हम यहाँ पर अगर हम जूम करें तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान देना,
These are the female reproductive system, that is the part of female reproductive system। मादा जनन तंत्र का चित्र बनाने के लिए पेपर में पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चित्र है, साधारण सा फिगर है। तो ये फिगर आपको क्या करना है, वहां पर बना देना है। इस फिगर के बारे में खास बात क्या है, आप इसको समझ लीजिए। खास बात यही है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे हमने नर वाला बताया था, उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक जननांग, द्वितीयक जननांग और सहायक जननांग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? प्राथमिक जननांग ऐसा जननांग जिसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, उसे हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। और द्वितीयक जननांग ऐसा जननांग जिसमें डक्ट, जिसमें बहुत सारी नली होती है। समझ पा रहे हैं? जैसे प्राथमिक जनन अंग का एग्जाम्पल जो होगा, मादा में मादा जनन अंग होगा, नर में नर जनन अंग होगा। और मादा में मादा जनन अंग क्या है, आपको पता है? ओवरी, यानी कि जिसको अंडाशय कहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये जो अंडाशय ओवरी दिख रहा है, इसको प्राथमिक जनन अंग कहा करेंगे मादा का। इसके अलावा जो द्वितीयक जनन अंग होगा मादा का, वो क्या होता है आपका? वो आपका होता है ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। जहां पर देख पा रहे हैं दी फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जिसको अंडवाहिनी के नाम से जाना जाता है। अंडवाहिनी में कितने भाग होते हैं, आप इसको यहाँ पर जूम करके देख लो, समझ लो। अंडवाहिनी में जो भाग होते हैं, पहला भाग होता है इस्थमस, उसके बाद इन्फुला होता है, देन इन्फंडिबुलम होता है, देन उसके बाद फेम्ब्रे हुआ करता है। ध्यान देना, प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा बहुविकल्पी में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो लिख लेना इस्थमस और एम्फुला के जंक्शन के बीच में होती है। इस्थमस और एम्फुला के जंक्शन के यहाँ पर, यानी कि अगर प्रश्न में एम्फुला ऑप्शन दे तो एम्फुला पे आप सही मार के चले आना। अगर इस्थमस एम्फुला बीचों बीच दे तो ये मारना प्रश्न का उत्तर। तो देख लो कैसे आपको प्रश्न का उत्तर मारना है। इसके अलावा इसमें एक बात और ध्यान देना, जो ये ओवरी के ऊपर जो यहाँ पर देख पा रहे हैं लास्ट वाला पार्ट है, जो आपका फैलोपियन ट्यूब का होता है, जिसको फेम्ब्रे कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम जानते रहना। इसका काम यह होता है कि जो अंडा होता है, जो अंडा होता है, यानी कि जो ओवरी में जो अंडा होता है, क्यों अंडा होता है भैया? क्योंकि अंडाणु जनन की प्रक्रिया इसी में तो होती है। अंडाणु बनने की प्रक्रिया इसी के अंदर क्या होती है, ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर देखी जाती है। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन या अंड जनन कहते हैं। अंडा जनन की प्रक्रिया में क्या बनता है, क्या बनता है भैया? oocyte बन रहा होता है। रिलीज क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। समझ रहे हो कैसे होता है? आपको पता है जन्म से काफी पहले अंडाणु जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे शुक्राणु में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया था, उसी तरीके से मादा में क्या होगा, मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया के दौरान वहां पर क्या मादा में होगा, मादा में आपका अंड अंडजन कोश क्या होगा, क्या होगा? अंडजन कोश का, यानी कि इसको हम ओओगोनिया सेल बोलेंगे। ओओगोनिया अथवा ओओगोनियम। जो ओओगोनिया अथवा ओओगोनियम होंगे, ये लगातार समसूत्री विभाजन करके, लगातार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया करके क्या बनाएंगे? प्राइमरी ओओसाइट बनाएंगे। प्राथमिक अंडजन कोशिका, जैसे वहां पर बन रहा था, वहां पर क्या बन रहा था बताओ? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बन रहा था। यहाँ पे मादा में क्या बनेगा? प्राथमिक अंडजन कोशिका। वही प्राथमिक अंडजन कोशिका आगे चल करके किसमें तब्दील हो जाता है? वही प्राथमिक अंडजन कोशिका आगे चल करके किसमें तब्दील हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte में, यानी कि द्वितीयक अंडजन कोशिका। और वही द्वितीयक अंडजन कोशिका जब बन जाता है, बनने के बाद इस ओवरी से क्या होता है, बाहर निकलता है। ओवरी जब फटता है तो यहाँ से क्या होता है, बाहर जब निकलता है अंडा, 1 महीने बाद जो अंडा बाहर यहाँ से निकलता है, निकलने के बाद जो इस तरीके से अंगुली जैसी संरचना देख पा रहे हैं, जिसको हम फेम्ब्रे कहते हैं। ये फेम्ब्रे क्या करता है, ये फेम्ब्रे क्या करता है, इस अंडे को क्या करता है, संग्रहित कर लेता है। मान लो ये हमारा जो बॉडी का पार्ट है, ये क्या है, ये जो पार्ट है आपका यूट्रस है। एक समय के लिए इसको गर्भाशय मान लो, और इसको एक अंडवाहिनी मान लो, और इसको क्या कर लो, दूसरी अंडवाहिनी मान लो। सपोज दैट यहाँ पर मान लो, यहाँ पर इस तरीके से ये अंडवाहिनी है, ऐसा ना कुछ है। तो अब क्या होगा, अब यही होगा कि जब इस तरीके से यहाँ पर ओवरी होगा, जब ये फूटेगा, तो ये जो फेम्ब्रे वाला भाग है, जो फेम्ब्रवा है, ये क्या करता है, अंडों को संग्रहित कर लेता है, अंडों को पकड़ लेता है, अंडों को
कलेक्ट करने का काम करता है, संग्रहित करने का, कुल मिला के उसको पकड़ने का काम वही करता है। फिर वही आगे चल करके इस तरीके से यहाँ पर पहुंचता है, इस्थमास एम्पुला जंक्शन के बीचों बीच यहाँ पे इंतजार करता है। अंडा पहुंचा है जिसको सेकेंडरीसाइड बोल रहे हैं, इंतजार कर रहा है कि इसका शुक्राणु आए तो संलयन हो जाएगा, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपको पता है ना। तो वही बात, तो कहने का मतलब कि इस डायग्राम के जरिए आप बहुत सारी बातें जान रहे हैं। ध्यान से देखना, आप थियरी वाला कंटेंट भी आप सारा का सारा सीख रहे हैं, ध्यान से देखो। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, यूटेराइन फंडस होता है, यूटेराइन कैविटी होती है। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हैं मेम्ब्रेन होता है, और जो मेम्ब्रेन होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अंदर वाला मेम्ब्रेन सबसे अंदर की तरफ जो होता है इसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, एंडोमेट्रियम के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा जो बीच वाली परत होती है इसको मायोमेट्रियम कहा जाता है, सबसे बाहर वाली परत जो होती है पेरीमेट्रियम कहा जाता है। सबका काम क्या है, किस मेम्ब्रेन का काम क्या है, इसको समझते जाओ। एंडोमेट्रियम जो होता है ये 1 महीने बाद झड़ जाता है, समझ पा रहे हैं। फीमेल में क्या होता है, यही एंडोमेट्रियम जब समझ पा रहे हैं, जब एमसी आता है, जब पीरियड आता है, तो पीरियड के दौरान क्या होता है, ये जो परत होती है जिसको हम गर्भाशय की अंतः परत, जिसको हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, यही जो होती है झड़ जाती है, यही टूट जाती है। और टूटने के बाद ब्लड के माध्यम से ब्लीडिंग के द्वारा जो होता है बाहर निकल रहा होता है। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये 1 मंथ बाद क्या होता है, रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एमसी के दौरान, जिसको मेंस्ट्रुएशन फेज भी बोलते हैं, तो उसमें ये मदद कर रहा होता है। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी होती है, जब डिलीवरी होती है, बच्चे की प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान जब अंडा का रोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है भ्रूण का ना, अंडा जब संलयन कर जाएगा, निषेचन हो जाएगा, फिर निषेचन होने के बाद ऐसे ना आएगा, इस तरीके से आएगा, फिर यहाँ पर धंसने का काम होता है। यहीं पे क्या होता है, भ्रूण एम्ब्रियो जो होता है रोपित हो जाता है, इसके अंदर याद रखेंगे एंडोमेट्रियम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एक पेरीमेट्रियम, यहाँ पे मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम जो दो परत देख पा रहे हैं, बाहर पेरी है, बीच में मायो है। इनका दोनों का काम जो होता है, दोनों परतों का काम कहाँ होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी वाला, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जो बर्थ होता है, बच्चे का जो जन्म होता है, उस दौरान गर्भाशय पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, विग्रस कंट्रक्शन उत्पन्न होता है, विग्रस संकुचन जो उत्पन्न होता है, वो कहीं न कहीं कहाँ पे उत्पन्न होता है, याद रखे रहना, वो हमारा मदद करता है पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम की परत। आपको क्या करना है, याद करके चलना है। आगे क्या है, आगे इस तरीके से ये पार्ट जो होता है किसमें खुल रहा है, सर्विक्स में खुल रहा है। सर्विक्स के बाद क्या है, सर्वाइकल कैनाल है। इसके बाद लास्ट पार्ट वेजाइना का पार्ट है। इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये देखना है कि जो सर्विक्स होता है उसके बाद सर्वाइकल कैनाल होता है, ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाता है। ध्यान देना, सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल मिलकर के बर्थ कैनाल, यानी कि बच्चे का जो सिर होता है इसी से होकर के क्या होता है, बच्चा बाहर निकल रहा होता है। जब डिलीवरी होती है उस दौरान बच्चा जब बाहर निकलता है, तो बाहर निकल रहा होता है, तो बाहर कैनाल के द्वारा निकलता है, इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। और बर्थ कैनाल बनाने में इम्पोर्टेंट भूमिका, महत्वपूर्ण किसकी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, याद रखेंगे, सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल की है। आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस समझने वाले हैं। आगे हम समझने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट है, ये आपके पेपर में छपेगा, आपके पेपर में एमसी से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको इसको देख के चलना है। पहली बात, ये चार्ट बताना क्या चाहता है, ये चार्ट एक साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो रही कई चीजों को दर्शा रहा है। ध्यान देना, मासिक चक्र के दौरान एक साथ कई घटनाएं चल रही होती है, उन घटनाओं को बतलाने में इस चार्ट की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इस चार्ट के मदद से हम अंडाणु जनन भी समझ सकते हैं। आप सोच रहे हैं कैसे अंडाणु जनन इस चार्ट की मदद से समझेंगे, आपको यहीं पर हम समझाते हैं अंडाणु जनन क्या है, कैसे क्या है, सब चीज यहाँ पर चार्ट में समझते जाओ। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात चार्ट में कुछ फेजेस दिखाए गए हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये यूटेराइन इवेंट, ये जो घटना हो रही है यहाँ पर यूट्रस में हो रही है, यानी कि जो यूट्रस की दीवार है इस तरीके से देख पा रहे हैं। और यूट्रस की जो दीवार है आंतरिक परत है गर्भाशय की, जिसको हम एंडोमेट्रियम की परत बोल रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से जो देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो फोल्डिंग दिखाई दे रहा है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो परत है इसको हमने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर जो हमने इसको बनाया है इस तरीके से, ये आपकी जो परत है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, गर्भाशय की अंतःभित्ति होती है। ये जो गर्भाशय की अंतःभित्ति होती है, ये क्या होता है, 1 महीने बाद झड़ जाता है, उसी को यहाँ पर बदला रहा है। ये इवेंट यानी कि यूट्रस में हो रहा है, तो इसको हम यूटेराइन इवेंट कह रहे हैं। इस दौरान क्या होता है आपको पता है, मेसोर साइकिल 1 महीने की होती है। पहली बात है एमसी में कुछ हम इम्पोर्टेंट बातें जान लें। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ जरूरी चीज हम एमसी में कुछ जरूरी चीज जो आपको जाननी है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र क्या होता है, मासिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं में हो रही होती है। इसमें 1 मंथ के दौरान क्या होता है, आपको पता है कि ब्लीडिंग हो रहा होता है। और मासिक चक्र की प्रक्रिया कब शुरू होती है, याद रखे रहना, 12 से 13 साल की आयु में मासिक चक्र की प्रक्रिया शुरुआत होती है। जो पहली बार पीरियड होगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं, रजो दर्शन बोलते हैं। जब ये 40 से 45 साल की उम्र में खत्म हो जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, रजोवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोवृंत कहते हैं। 40 से 50 साल में नहीं होगा पीरियड तो उसकी बोलेंगे रजोवृंत। पक्का पढ़ लो, समझ लो, पेपर में छप सकता है। वही जो 1 महीने का जो एमसी होता है इसमें दिखाया गया है किस तरीके से। यहाँ शुरुआती दिनों में जब पीरियड आया तो उस दौरान क्या हो रहा है कि फीमेल जो है एंडोमेट्रियम की झड़ रही है, खून बाहर निकल रहा है, मेंसेस हो रहा है ना, खून रिलीज हो रहा है। इसके बाद ही आगे जैसे जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं दिन आगे जाता जा रहा है तो वैसे वैसे ये मोटी परत होती जा रही है। कौन सी परत मोटी होती जा रही है, एंडोमेट्रियम की परत। क्यों मोटी हो जा रही है, आगे प्रेगनेंसी भी करवानी है, समझ पा रहे हो अपना जो आगे चल करके जो हनीमून होना है, जो बच्चा बेबी बनना है, समझ पा रहे हो, उसको डेवलप करवाने के लिए ये धीरे धीरे अपने आप ही में समझ पा रहे हो मोटी होती चली जाती है। ये क्यों मोटी होती है, क्योंकि भैया हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। और हार्मोन ध्यान देना, जो ओवेरियन हार्मोन है उनका इम्पोर्टेंट भूमिका, उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन दैट इज दी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर हम इसका इवेंट देखें, ध्यान देना, साथ के साथ ही इवेंट हो रहा होता है, साथ के साथ इवेंट वो यूट्रस में भी चल रहा होता है, साथ के साथ ओवरी में भी घटना चल रही होती है। ओवरी में मतलब कि समझ पा रहा है, ओवरी में कहने का मतलब अंडाशय में भी घटना चल रहा है, साथ के साथ यहाँ पर भी घटना चल रहा होता है। यहाँ पर कहाँ भैया, हाइपोथैलेमस के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, वहां से भी हार्मोन निकलता है। और यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल यहाँ पे दिखाया गया है ना, एफएसएच और एलएच हार्मोन, जो कि वहां से निकल रहा है। इसके बाद ओवरी में भी इवेंट चल रहे हैं। ओवरी में क्या हो रहा है, इस तरीके से देख पा रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है। क्यों फॉलिकल बन रहा है, फॉलिकल को बनवा कौन रहा है भैया, यही तो है अंडाणु जनन की प्रक्रिया, यही तो है अंडाणु जनन की प्रक्रिया। इसके दौरान क्या हो रहा है, इस तरीके से जो फॉलिकल बन रहे हैं, फॉलिकल बन रहे हैं, और इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा प्राथमिक फॉलिकल है, फिर प्राइमरी फॉलिकल, इस तरीके से ये हमारा प्राइमरी ओसाइट है। ध्यान देना, इसके अंदर ही जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट है। ध्यान देना, यही प्राइमरी ओसाइट आगे चलकर इस तरीके से प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड में बदलेगा, और सेकेंडरी साइड जब बदल गया है तब जाकर ये फट के निकल गया है बाहर। और ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इस तरीके से ग्राफियन फॉलिकल, इस तरह ना, प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पे मेच्योर फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर मेच्योर फॉलिकल आगे चल करके फूट जाता है। ग्राफियन फॉलिकल जो मेच्योर फॉलिकल होता है आगे चल फट जाता है, और फटने के बाद ये जो सेकेंडरी साइड है यहाँ से बाहर निकल गया है, बाहर निकल गया है। और बाहर कब निकला है, हार्मोन के लेवल के अकॉर्डिंग निकला है। जब एलएच हार्मोन का लेवल, जैसे ही एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ा, और एलएच हार्मोन का लेवल कब बढ़ा,
जब 14वां दिन हुआ, यानी कि 14वें दिन पर क्या होता है, 14वें दिन का सपोज करो किसी महिला का पीरियड 30 दिन का सबका होता है, नॉर्मली 30 दिन के आसपास का होता है, तो आधा जो होता है उसी का आधा जब काउंट करते हैं तो आप समझ पा रहे हो, जैसे 28 दिन का है, अगर आधा काउंट करोगे तो आधा 14 आएगा, तो 14 जो होगा उसी दिन पे क्या होगा, अंडा बाहर निकलेगा। तो अंडा जब बाहर निकलेगा तो कहने का मतलब जो एलएच हार्मोन होगा, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, इसका मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब लुटा दो। क्या लुटा दो भैया, ल्यूटिनाइजिंग मतलब लुटा दो। क्या लुटा दो, अंडा लुटा दो। अंडा लुटा दो मतलब जो सेकेंडरी साइट है उसको लुटा दो। समझ पा रहे हो, याद करने का तुमको ट्रिक बता रहे हैं, समझ रहे हो, ये चीज है। देखो इसको बोलते हैं एलियस सर्ज, इस पर प्रोसेस को एलियस सर्ज कहा जाता है, 14वें दिन हो जाता है। इसके बाद एफएसएच हार्मोन भी होता है। एफएसएच हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है। तभी तो भैया एफएसएच हार्मोन को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं एफएसएच हार्मोन को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल का डेवलपमेंट करवा रहा होता है। इस तरीके से देख पा रहे हो, जैसे जैसे हार्मोन का लेवल बढ़ता जा रहा है फॉलिकल का, उस तरीके से फॉलिकल का भी डेवलपमेंट होता जा रहा है। आगे चल करके यही जो होगा ये किसमें बदल जाएगा, फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में, फिर कार्पस ल्यूटियम और कार्पस अल्बिकस में बदल के डिजेनरेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है कहानी उसकी। इसके बाद ओवेरियन हार्मोन लेवल यहाँ पे एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। एस्ट्रोजन की मात्रा यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से 14वें दिन पे बढ़ता है। जब 14वें दिन पे एस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है तो ये फट जाता है इस तरीके से, जब फट जाता है फिर से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल हार्मोन, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ हम देख पा रहे हैं, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ पीक पर गया है तो वैसे वैसे मेम्ब्रेन और मोटी हुई है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जैसे ही घटा, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल घटा तो हार्मोन का लेवल घटने से क्या हुआ, फिर से जो परत थी वो टूट गई, यानी प्रोजेस्टेरॉन घटा, स्टूडेंट थोड़ा सा देख पा रहे हैं आगे वो, इसे क्या होगा, फिर से अगला पीरियड, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको डियर स्टूडेंट इतनी बातें समझ पाए होंगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस डायग्राम को बना के समझ लो अच्छे से, जो कि आप पेपर में पूछने की सारी संभावना एकदम बरकरार है, समझ रहे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस माय डियर स्टूडेंट।